25 ग्राम टोटल वजन था। तो एक एक लाइन को अब समझना है। अब आपका जो क्वेश्चन स्टार्ट होते जा रहा है ना, वो अच्छा होते जा रहा है। ठीक है, धीरे धीरे समझिए हर चीज को। यूनिटरी मेथड बहुत अच्छा है, उसको यूज करना होगा, भरपूर यूज करना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 लिखा, व्हाट will be the weight of CO having same number of oxygen atoms as present in 22 ग्राम of CO2। 22 ग्राम CO2 है इन 22 ग्राम ऑफ CO2। पहले हम निकालना चाहते हैं कि ऑक्सीजन कितना मौजूद है। यहां देख लो थोड़ा, जब आप CO2 का बात करते हैं ना, तो थोड़ा सबको अब बार बार देखते रहिएगा। 12 प्लस 16 इंटू रू दैट इज 44 ग्राम। ओके, क्या हम ऐसे लिख सकते हैं कि अगर 44 ग्राम ऑफ CO2 हम लोग लेंगे तो इट कंटेन 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। उसके अंदर 32 ग्राम ऑक्सीजन है, 16 गुने 2 ये 32 ग्राम। 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, उसके अंदर 32 ग्राम ऑक्सीजन है। तो अगर आपके क्वेश्चन में केवल 22 ग्राम दिया हुआ है, तो उसके अंदर इट कंटेन 32 बाई 44 इंटू 22 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। तो 22 से 44 कट जाएगा 2 बार में, और 2 से 32 कट जाएगा 16 बार में, तो 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन आएगा। 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन आएगा। ठीक है, अब ऊपर में बोला गया है व्हाट विल बी द वेट ऑफ CO। आप CO का कितना वेट लीजिएगा, तो उसमें 16 ग्राम ऑक्सीजन आएगा। देखिए CO के लिए, फॉर CO जरा ध्यान देना तो इस पर। इसमें कार्बन का 12 ग्राम और ऑक्सीजन का 16 ग्राम, कहने का मतलब 28 ग्राम है। तो हम जो बोल रहे हैं ध्यान से सुनो और समझो, लॉजिक डेवलप करो। अगर आप CO का 28 ग्राम ले लेते हैं, अगर आप CO का 28 ग्राम ले लेते हैं, तो क्या उसके अंदर ऑक्सीजन 16 ग्राम आ जाएगा? बिल्कुल आएगा। और बोला तो था कि आपको 16 ग्राम ही ऑक्सीजन चाहिए। सो फॉर 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, weight of CO required will be 28 ग्राम। तो अगर आप चाहते हैं कि 16 ग्राम ऑक्सीजन आपको CO में मिले, कार्बन मोनोऑक्साइड में मिले, तो आपको 28 ग्राम कार्बन मोनोऑक्साइड लेना पड़ेगा। 28 ग्राम कार्बन मोनोऑक्साइड में 28 ग्राम कार्बन मोनोऑक्साइड में 16 ग्राम ऑक्सीजन मौजूद है। और देखो ये सब जो चीज चलता है ना, ये सब जो क्वेश्चन हो रहा है, अभी आप लोग बहुत कोई इस क्वेश्चन सेट को देख रहे हैं, लेकिन पता है सब कोई इसको इक्वल नहीं समझेगा। कुछ कुछ स्टूडेंट्स को क्या लगता है ना कि एक दो लाइन मेरा छूट जाए, या एक दो लाइन अगर हम दिमाग में नहीं रखे तो क्या हो जाएगा, कोई बहुत बड़ा पहाड़ तो नहीं टूट जाएगा। हम आपको बताते हैं पहाड़ नहीं टूटेगा, बस एक क्वेश्चन गायब हो जाएगा। आप अगर कोई भी एक लाइन मिस करते हैं, यहां से ये कैसे आया या यहां से ये कैसे आया, तो आपको आंसर उतना अच्छे से नहीं समझ में आएगा जैसे आना चाहिए। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। आपको CO का अमाउंट निकालना था जिसमें उतना ही ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट हो जितना कि 22 ग्राम CO2 में है। फिर से आपको अमाउंट किसका निकालना था? CO का, जिसमें ऑक्सीजन का उतना ही एटम मौजूद होना चाहिए, ऑक्सीजन का उतना ही वेट होना चाहिए। वेट, मास, जितना कि 22 ग्राम CO2 में। तो सबसे पहले 22 ग्राम CO2 के लिए ऑक्सीजन का वेट निकाला गया। वहां सिंपल यूनिटरी मेथड चला कि CO2 का मोलर मास 44 ग्राम होता है, एक मोल का मास 44 ग्राम होता है। तो अगर 44 ग्राम CO2 लेंगे तो 32 ग्राम ऑक्सीजन है उसमें।
तो अगर हम 22 ग्राम CO2 लेंगे तो 16 ग्राम ऑक्सीजन है उसमें। अब जब हम CO का मोलर मास लिख रहे थे तो CO के मोलर मास में हमको दिखाई दे रहा है कि 28 ग्राम CO लेने से 16 ग्राम ऑक्सीजन आ जा रहा है। हमको तो चाहिए भी था 16 ग्राम ही ऑक्सीजन, तो सीधा सीधा CO का 28 ग्राम लेंगे, हमको आंसर मिल जाएगा। ध्यान लगाइए अब, ठीक है, क्वेश्चंस अच्छा होते जा रहा है, थोड़ा ध्यान लगाइए, आगे बढ़िए। 28 लिखा है सैंपल ऑफ अमोनियम फॉस्फेट, फॉर्मूला है अमोनियम फॉस्फेट का NH4 3PO4 contains 6.36 moles of hydrogen. The number of moles of oxygen in the sample is, number of moles of oxygen in the sample is, जो हम बोल रहे हैं उसको जरा ध्यान से देखना। पहले तो आप अमोनियम फॉस्फेट लिखो NH4 3PO4, तुम इसको और थोड़ा 3 से मल्टीप्लाई कर लो, तुमको पता चल जाए। इसके एक मॉलिक्यूल में देखना 3 नाइट्रोजन है, 12 हाइड्रोजन है, 1 फास्फोरस है और 4 ऑक्सीजन है। यहां हम बीच में इक्विवेलेंट का साइन दे रहे हैं। यहाँ 4 ऑक्सीजन है, ठीक है, 40 नहीं है, 4 ऑक्सीजन है। अब आप ध्यान से देखिए और समझिएगा बहुत ध्यान से। एक मॉलिक्यूल अगर हम लोग अमोनियम फॉस्फेट का लेते हैं तो उसमें 3 एटम नाइट्रोजन का, 12 एटम हाइड्रोजन का, 1 एटम फास्फोरस का और 4 एटम ऑक्सीजन का एग्जिस्ट कर रहा है। सही है, अब आगे समझो। आपको बोला गया कि 6.36 मोल्स हाइड्रोजन का एटम होना चाहिए, 6.36 मोल्स हाइड्रोजन का एटम होना चाहिए। तो अगर हाइड्रोजन का हम लोग 1 मोल लेते हैं हाइड्रोजन, तो क्या मेरे ऑक्सीजन का 4/12 मोल्स आएगा? हमको तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच ही रिलेशन चाहिए, ठीक है। तो अगर 1 मोल, देखिए 12 मोल अगर हाइड्रोजन लेते तो 4 मोल ऑक्सीजन होता। अगर हम 1 मोल हाइड्रोजन ले रहे हैं तो उसमें 4/12 मोल्स ऑक्सीजन आएगा। तो अगर हम लोग 6.36 मोल्स हाइड्रोजन लेंगे तो क्या उसमें ऑक्सीजन 4/12 इंटू 6.36 मोल्स ऑक्सीजन आएगा? अब देखो भाई, इसको थोड़ा कैलकुलेट कर लो। 4 से 12 कटा 3 बार में और बगल में है 6.36, 6 2 बार में कट जाएगा, 3 1 और फिर 2, इतना मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, इतना मोल्स आपके ऑक्सीजन का होगा। 2.12 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, 2.12 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, 2.12 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। पता है, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम आपके सामने जो मेथड अडॉप्ट किए ना वो बहुत ट्रिकी है। सीधा सीधा मॉलिक्यूल्स के अंदर जो नंबर ऑफ एटम्स एग्जिस्ट कर रहा उसको लेके काम पे उतार दिए कि अगर हाइड्रोजन का 12 एटम 12 मोल अगर मॉलिक्यूल में है तो ऑक्सीजन का 4 मोल 4 एटम है। तो 1 मोल के साथ अगर 1 मोल हाइड्रोजन रहेगा तो ऑक्सीजन कितना मोल रहेगा, और अगर 6.36 मोल रहेगा तो कितना रहेगा। पता है, यहां से अगर आप चाहें, वैसे तो क्वेश्चन बोला नहीं है, लेकिन अगर आप यहां से चाहें ना तो ये भी पता कर सकते हैं कि नाइट्रोजन कितना लगेगा या होगा, फास्फोरस कितना लगेगा, ऑक्सीजन वाला तो आप रिलेशन बना ही रहे, आप कुछ भी निकाल सकते हैं। केवल इस एक लाइन को बना के, कौन सा लाइन, ये वाला लाइन, ये वाला लाइन, केवल इस एक लाइन को बना के आप यहां कुछ भी पता कर सकते हैं कि 6.36 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन के साथ कितना मोल नाइट्रोजन रहेगा या कितना मोल फास्फोरस रहेगा या कितना मोल ऑक्सीजन रहेगा, आप कुछ भी इसमें सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आंसर आ गया C 2.12, 2.12।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़े। दिमाग शांत करके एक एक क्वेश्चन समझते जाइएगा, बहुत बेहतरीन सेक्शन अब चल रहा है। लिखा है इफ 1 ml of water contain 20 drops then number of molecules in 1 drop of water। देखिए हमेशा ध्यान रखिएगा ना कि वाटर का जो डेंसिटी होता है वो होता है 1 ग्राम पर ml। देयरफॉर अगर वॉल्यूम वाटर का 1 ml दिया है, डेंसिटी का ये सिंबल होता है रो, 1 ग्राम पर ml है, तो क्या हम लोग यहां से मास ऑफ 1 ड्रॉप निकाल सकते हैं? एक ड्रॉप का मास, that mass of 1 drop will be equals to volume into density। वॉल्यूम था हम लोग का 1 ml और डेंसिटी था 1 ग्राम पर ml, ml कट गया तो मास आ गया 1 ग्राम। अच्छा अब आइए और आगे, मास आ गया तो क्या हम लोग नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं? नंबर ऑफ मोल्स हम लोग पढ़े, गिवन मास बाई मोलर मास। तो गिवन मास है मेरा 1 ग्राम और मोलर मास वाटर का होता है 18 ग्राम, सो इट इज 1/18 मोल। अच्छा अगर मोल आ गया तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होगा नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगाड्रोस नंबर। ठीक है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपका कुछ ऐसा आ रहा है, मोल आ गया 1/18 मल्टीप्लाइड विथ एवोगाड्रोस नंबर 6.022 इंटू 10⁻23। अब यहां से जो कटेगा वो देख लो, ये लगभग 6 से 18 जो है 1/3 टाइम्स में कट जाएगा, या यू कहो 0.33 इंटू 10⁻23 या फिर 3.33 इंटू 10⁻22 मॉलिक्यूल्स। इतना वाटर का मॉलिक्यूल उस 1 ml ड्रॉप में होगा। द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या हो गया भाई? अच्छा विच कंटेन 20 ड्रॉप्स। अच्छा ड्रॉप्स 1 ml में 20 ड्रॉप है, 1 ml में 20 ड्रॉप है। हम लोग तो 1 ml को एक ड्रॉप मान लिए ना, मास ऑफ 1 ड्रॉप, मास ऑफ 1 ड्रॉप। तो एक्चुअली मास ऑफ 1 ड्रॉप, एक्चुअली अभी सुन लो जरा थोड़ा ध्यान से, हम 20 ड्रॉप मेरे दिमाग से निकल गया। ये जो आपके पास पूरा का पूरा 1 ग्राम आया है ना फॉर 20 ड्रॉप्स, ये 20 ड्रॉप के लिए, ये 20 ड्रॉप के लिए। ओके, जब ये 20 ड्रॉप के लिए है, ठीक है, ये 1 ड्रॉप के लिए नहीं है, ये 20 ड्रॉप के लिए, 20 ड्रॉप। तो नंबर ऑफ मोल्स हमारे 20 ड्रॉप में 1/18 मोल्स होगा फॉर 20 ड्रॉप्स। थोड़ा हमको ठीक करना पड़ रहा है फॉर, क्योंकि हम लोग 20 ड्रॉप्स में निकाल दिए। तो ये जो आपका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आया ना, ये जो आपका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आया फॉर 20 ड्रॉप्स आया है, ये 20 ड्रॉप में आया, लेकिन आपको फाइनली 1 ड्रॉप के लिए लिखना है। तो ये आपका जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आया, इतना मॉलिक्यूल्स इन 20 ड्रॉप्स। देयरफॉर इन 1 ड्रॉप, एक ड्रॉप में क्या होगा? तो जो भी आपके पास है 3.33 इंटू 10⁻22 जस्ट डिवाइड बाई 20, एक ड्रॉप के लिए। ठीक है, तो एक ड्रॉप के लिए आप इसको आराम से डिवाइड करो, कितना आ रहा है ये 1.66 इंटू 10⁻21।
1.66 into 10 to the power 21. 1.62 into 10 to the power 22 मॉलिक्यूल्स, बिल्कुल सही। ठीक है, 29 का 1.62 into 10 power 21 मॉलिक्यूल, सी ऑप्शन इज करेक्ट। हम लोग थोड़ा गलत हो रहे थे क्योंकि यहाँ 20 ड्रॉप्स का वॉल्यूम 1 ml दिया हुआ है और हम लोग उसको सिंगल ड्रॉप मान के चल रहे थे, तो थोड़ा सुधारा गया। जो मास आया है 1 ग्राम, ये आपके 20 ड्रॉप का है। फिर जो नंबर ऑफ मोल्स आया वो भी आपके 20 ड्रॉप का है। जो आपका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल शुरुआत में आया था जिसका हम लोग आंसर खोज रहे थे, दैट इज फॉर 20 ड्रॉप्स। तो अगर आपको एक ड्रॉप में बदलना है तो फिर आपको 20 से डिवाइड करना पड़ेगा, 20 से डिवाइड करना पड़ेगा। ओके, बढ़िया, आगे बढ़िए। लिखा है इन विच केस इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर इज मैक्सिमम। किस केस में पानी का जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है मैक्सिमम होगा। एक चीज हम आपको समझाते हैं, छोटा छोटा चीज याद रखिएगा कि जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है, मॉलिक्यूल्स, वो प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ मोल्स के साथ। मोल्स जितना ज्यादा होगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स उतना ज्यादा होगा। मोल्स जितना ज्यादा होगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स उतना ज्यादा होगा। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स निकाल दो, आंसर मिल जाएगा। किसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ मोल्स है वही नंबर ऑफ मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स भी कंटेन करेगा। तो पहला ऑप्शन 0.00224 लीटर एट एसटीपी। एसटीपी है 1 एटीएम प्रेशर, 273 केल्विन। इसका मतलब है आप एसटीपी पे बात कर रहे हैं। तो हम आपको याद दिलाना चाहेंगे कि नंबर ऑफ मोल्स अगर आप एसटीपी पे वॉल्यूम से निकालते हैं तो आपको फॉर्मूला पढ़ाया गया है गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर्स। याद आया? तो आप यहाँ पे गिवन वॉल्यूम रखे हैं 0.00224 लीटर्स और आप उसको डिवाइड कर रहे हैं 22.4 लीटर से। थोड़ा सा कैलकुलेशन कर ले भाई। तो क्या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 22.4 इंटू 10 टू द पावर -4 लीटर और नीचे है 22.4 लीटर। सही है, तो ये 22.4 कट गया, दिस इज 10 टू द पावर -4 मोल्स आ गया, लीटर लीटर भी कट गया, मतलब 10 टू द पावर -4 मोल्स पहला वाला में है। अब बी बनाते हैं। बी में आपके सामने है 0.18 ग्राम ऑफ वाटर। कोई भी गिवन मास को आप मोल में कैसे बदलते हैं? गिवन मास को आप मोल में कैसे बदलते हैं? तो आप पढ़े हैं नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन मास या गिवन वेट बाई मोलर मास। तो गिवन मास है हम लोगों का 0.18 और वाटर का मोलर मास 18 होता है। इससे ये कट जाएगा और ये 10 टू द पावर -2 मोल्स आ जाएगा। तो देखो पहला वाला में 10 टू द पावर -4 मोल्स आया, दूसरे वाले में 10 पावर -2 मोल्स आया। अब आ जाओ सी ऑप्शन पे, 18 ml ऑफ वाटर, 18 ml ऑफ वाटर, 18 ml ऑफ वाटर। याद रखिए हम लोग थोड़ी देर पहले ही पढ़े थे कि वाटर का डेंसिटी 1 ग्राम पर ml होता है। तो अगर हम यहां से मास पूछ ले आपसे तो वॉल्यूम इनटू डेंसिटी कीजिए, 18 ml को 1 ग्राम पर ml से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको जो मास आएगा वो 18 ग्राम आएगा। 18 ग्राम को नंबर ऑफ मोल्स में बदलना है। तो आपका गिवन वेट है 18 ग्राम और मोलर भी 18 ही होता है, मतलब 1 मोल आ गया अभी तक का सबसे ज्यादा। पहला ऑप्शन में 10 टू द पावर -4 मोल आया था, दूसरे ऑप्शन में 10 टू द पावर -2 मोल आया था और तीसरे ऑप्शन में 1 मोल आया। और चलो अब डी बी ऑप्शन देख लेते हैं, डी में कितना मोल आ रहा देख लेते हैं। डी में सीधा लिखा ही है 10 टू द पावर -3 मोल हो गया।
डी में सीधा लिखा है 10⁻³ मोल। अब आप देखिए सबसे ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स किस केस में है? सी में। अगर आप इसको छोटा कर दीजिएगा आपको सब दिखने लगेगा। सबसे ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स सी में आपको दिखेगा। सी ऑप्शन के अंदर आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ मोल्स मिलेगा, मैक्सिमम मोल्स। सो याद रखना मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, उसके अंदर मॉलिक्यूल्स का भी नंबर मैक्सिमम होगा। ठीक है, तो सी ऑप्शन के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट कर रहा है। सी ऑप्शन मैक्सिमम नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट कर रहा है। क्लियर है? बढ़िया। देखिए इसी तरह का कंसेप्ट चलते रहेगा। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में मैक्सिमम बताना है तो नंबर ऑफ मोल्स निकाल दो। कहीं एसटीपी पे वॉल्यूम दिया था तो वॉल्यूम वाला फॉर्मूला लगाओ, कहीं पे मास दिया था तो मास वाला फॉर्मूला लगाओ, कहीं पे फिर से वॉल्यूम दिया था लेकिन लिक्विड दिया था तो देखो पिछला जो वॉल्यूम था वो गैस का था, जब हमारे गैसेस फेज में वाटर था तो उस समय एसटीपी पे 22.4 लीटर से डिवाइड किए, और ये जो 18 ml दिया था वो लिक्विड में वॉल्यूम दिया था। तो यहां पे हम लोग सी वाले ऑप्शन में हम लोग 22.4 लीटर से डिवाइड नहीं कर देंगे, ये गैस नहीं है, 18 ml ऑफ वाटर लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये गैस नहीं है, ये लिक्विड है, तो लिक्विड की तरह सोचिए। लेकिन पहला ऑप्शन में 0.000224 लीटर जो है वो एसटीपी पे बकायदा मेंशन था, तो 22.4 लीटर यूज हुआ। बारीकी समझिए न्यूमेरिकल्स का। ठीक है, चलिए बढ़िया, इतना सेव कर लेते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में आपके सामने लिखा गया है, फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन द मास ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम 445 ग्राम ऑफ C57 H110O6। सबसे पहले देखिए ना, ये बैलेंसिंग पे बेस्ट, स्टोइचियोमेट्री पे बेस्ट क्वेश्चन है। तो आपके पास 2 मोल्स ऑफ C57 H110 एंड O6 है। बैलेंस करने के लिए आपके पास 163 O2 लगा हुआ है, और एरो के बाद 114 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 है, और 110 मोल्स या मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O है लिक्विड, ये आपके पास। ठीक है, ये देखिए ये बैलेंस्ड रिएक्शन क्या दिखाता है कि जब आप 2 मोल्स इस दिए गए कंपाउंड का 163 मोल्स ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करते हैं तो 114 मोल्स CO2 बनता है और 110 मोल्स ऑफ वाटर बनता है, 110 मोल्स ऑफ वाटर बनता है। आपका काम ये है कि आखिर ये जो 445 ग्राम हमारा C57 H10 या O6 है वो कितना मोल्स है। सिंस C57 H110 and O6 have मोलर मास, पहले इसका मोलर मास निकालिए, थोड़ा बड़ा सा कैलकुलेशन होगा। कार्बन का 12 होता है, कार्बन का नंबर 57 है, हाइड्रोजन का 1 होता है, उसका नंबर 110 है, ऑक्सीजन का नंबर 16 होता है मल्टीप्लाइड विथ 6। ठीक है, तो यहाँ पे इसका वैल्यू आ जाएगा 12 इंटू 57 प्लस 110 प्लस 16 इंटू 6, कुल मिला के ये वैल्यू आपके सामने आ रहा है 890। ये 890 ग्राम आ रहा है, 890 ग्राम ये आ रहा है आपका मोलर मास। मोलर मास बोलो तो 1 मोल का मास। ठीक है ना, 1 mole have mass, that is molar mass, which is equals to 890 ग्राम।
अब क्वेश्चन में 445 ग्राम दिया हुआ है, तो जो दिया हुआ 445 ग्राम उसका मोल निकालेंगे. सो फॉर 445 ग्राम ऑफ C57, H110 एंड O6, आखिर हमारा नंबर ऑफ मोल्स कितना है? तो दैट नंबर ऑफ मोल्स इज, फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं, गिवन वेट बाय ग्राम मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास. तो आपका गिवन वेट है 445 और मोलर मास 890. तुम देख ही पा रहे हो कि 1/2 हो जाएगा ये कट के, मतलब हाफ मोल हमारे उस दिए गए कंपाउंड का है 445 ग्राम में, हाफ मोल. अब थोड़ा बैलेंसिंग पे आइए, बैलेंसिंग से ही आंसर निकलेगा, बैलेंसिंग से ही आपका आंसर निकलना स्टार्ट होगा. बैलेंसिंग पे आइए, जरा गौर कीजिए. ये बैलेंसिंग दिखाता है कि 2 मोल्स, हम जहां सर्कल कर रहे हैं उसको देखिएगा, 2 मोल्स मेरे कंपाउंड का जो है, हम लोग को क्या निकालना था, वाटर का अमाउंट ना, हाँ, मास ऑफ वाटर. 2 मोल्स अगर कंपाउंड का रहेगा तो 110 मोल्स वाटर का बनेगा. ऐसा क्वेश्चन में ऐसा बैलेंसिंग हमको खुद दिखा रहा है कि अगर हम कंपाउंड का 2 मोल लेंगे, ऑक्सीजन से पूरी तरह से रिएक्ट करा देंगे, तो वाटर का 110 मोल्स बनेगा. ठीक है, यूनिटरी मेथड से चलिए. सिंस 2 moles of C57, H110 and O6 gives 110 moles of H2O. Therefore, 1 mole of this gives 110/2 moles of water. Therefore, half moles of compound gives 110/2 into 1/2 moles of water. क्या ये हम लोगों का वैल्यू 55/2 दैट इज 27.5 मोल्स आया. 27.5 मोल्स वाटर का फॉर्म हो रहा है. 27.5 मोल्स वाटर का फॉर्म हो रहा है फ्रॉम हाफ मोल ऑफ कंपाउंड या 445 ग्राम ऑफ कंपाउंड. 27.5 मोल्स, लेकिन आपको शायद आंसर सब मास में दिया हुआ है. हाँ, सारा ऑप्शन मास में दिया हुआ है. तो हम लोग को काम है 27.5 को मास में बदलना. सो मास ऑफ वाटर, वाटर का मास, जो भी उसका नंबर ऑफ मोल्स आया है उसको ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर से मल्टीप्लाई कीजिए. तो उसका मोल्स आया है 27.5 मल्टीप्लाइड विथ 18, 27.5 मल्टीप्लाइड विथ 18, तो आपके पास आ गया 27.5 मल्टीप्लाइड विथ 18, 495. That 495 gram is the mass of 495. That B option is there. 495 gram is the mass of water which is formed. ठीक है, 495. देखिए हम है ना, कैलकुलेशन है ना, थोड़ा यहाँ पे कैलकुलेटर का सहारा ले रहे हैं, लेकिन आप नहीं लीजिए, क्योंकि हमको थोड़ा समय का अभाव होता है, ज्यादा देर हम यहाँ रुक नहीं सकते कैलकुलेशन करने के लिए. तो कैलकुलेशन आप खुद से कीजिएगा और फ्री हैंड कीजिएगा, ना किसी मोबाइल ना किसी कैलकुलेटर का सहारा ले, खुद से करें, क्योंकि आपके पास भरपूर समय है, आप बनाइए. ठीक है, और आपके एग्जामिनेशन में भी कोई कैलकुलेटर होगा नहीं कि आप उसका सहारा ले सकेंगे. सो शुरू से ट्राई कीजिए हमेशा फ्री हैंड कैलकुलेशन करने का. कोई कैलकुलेटर कोई मोबाइल का यूज आप ना करें, क्योंकि आपके पास समय है, आपको एग्जाम देना है. अब यहाँ पे अगर मान लो हम रुक के कैलकुलेशन करते, कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया, कोई गलत आंसर टिक हो गया, उससे अच्छा है कि आपको बता दिया जाए. तो कंसेप्ट पे ध्यान लगाइए, बैलेंसिंग. अच्छा, जैसे इस क्वेश्चन में आपसे वाटर का अमाउंट पूछा गया था, आपसे CO2 भी पूछ सकता है, आपसे यह भी पूछ सकता है कि ऑक्सीजन कितना रिएक्ट करेगा. तो सब कुछ उस बैलेंसिंग से स्टार्ट होता है. हम आपको एक आइडिया देते हैं, क्वेश्चन बन चुका है, थोड़ा सा बात करते और इस रिएक्शन पे रुकते, थोड़ा बात करते हैं.
चलिए हम आपके सामने इस ग्रीन से लिख रहे हैं। हाँ, देखिए 2 मोल से 163 मोल्स ऑक्सीजन कंबाइन किया, 114 मोल्स CO2 बना, 110 मोल्स H2O बना। तो अगर आपको हाफ मोल से कोई पूछे ना, तो हाफ मोल से याद रखना 163/2 इंटू हाफ मोल ऑक्सीजन कंबाइन करेगा, 114/2 इंटू हाफ मोल CO2 बनेगा, और ये तो आप देख ही चुके हैं 110/2 इंटू हाफ मोल वाटर बन रहा है। सिंपल यूनिटरी मेथड, ठीक है। और वहां से अगर आपसे कोई मास पूछा है, मास में कन्वर्ट कर दीजिए या जिसमें भी कन्वर्ट करना कीजिए, लेकिन अब रिएक्शंस को ध्यान रखिएगा। ओके, रिएक्शन बहुत बेहतरीन चल रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। How many number of molecules and atoms respectively are present in 2.8 liter of diatomic gas at STP? देखिए जब आप STP पे बात करते हैं ना, रिमेंबर दैट 22.4 लीटर is equals to 1 mole is equals to 6.02 into 10 to the power 23 molecules, कितना होता है? तो अगर आप 1 लीटर का बात कीजिएगा तो 1/22.4 मोल का बात आप कर रहे हैं, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में बात करेगा तो 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23/22.4 मॉलिक्यूल्स का बात कर रहे हैं, इतने मॉलिक्यूल्स का बात कर रहे हैं। लेकिन आप बात कर रहे हैं, क्वेश्चन में 2.8 लीटर दिया हुआ है, तो अगर आप 2.8 लीटर का बात कीजिएगा तो आप 1/22.4 इंटू 2.8 मोल का बात कर रहे हैं, और आप 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23/22.4 इंटू 2.8 मॉलिक्यूल्स का बात कर रहे हैं, इतने मॉलिक्यूल्स का बात कर रहे हैं। तो आपसे मॉलिक्यूल का ही नंबर पूछा था, पहले मॉलिक्यूल्स का नंबर। सो पहले आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स देख लें। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपके पास अभी 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23/22.4 इंटू 2.8 आ गया। ये कैलकुलेशन दिखाता है हमको 6.02 इंटू 2.8 डिवाइडेड बाई 22.4, ये आपका आ रहा है 0.7525 इंटू 10 टू द पावर 23। आप इसको लिख सकते हो 7.525 एंड 10 टू द पावर 22 मॉलिक्यूल्स। ये मॉलिक्यूल्स का नंबर है, इतना मॉलिक्यूल्स, ठीक है, इतना मॉलिक्यूल्स है ये। अब देखिए आपके क्वेश्चन में क्या पूछा गया, इसमें और क्या बदलाव करना है। थोड़ा क्वेश्चन पे चलिए। तो आपसे पूछा गया था नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और फिर नंबर ऑफ एटम्स भी पूछा गया है, और क्वेश्चन में मेंशन है डायटोमिक। शायद आप डायटोमिक का मॉलिक्यूल का मतलब समझते हैं। डायटोमिक मॉलिक्यूल का मतलब होता है कि एक मॉलिक्यूल के अंदर दो एटम्स है, एक मॉलिक्यूल के अंदर दो एटम है, तो डायटोमिक इसी को कहते हैं। अगर आपका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इतना आ गया, देयरफॉर नंबर ऑफ एटम्स अगर हमको चाहिए, तो जितना भी आपके पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आया है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आया जस्ट मल्टीप्लाइड विथ 2, क्योंकि एक एक मॉलिक्यूल में दो एटम है, एंड व्हेन दे यू जस्ट मल्टीप्लाइड विथ 2 इट कम्स टू बी 1.5।
मतलब 15.05 and 10 to the power 22, or you can say that 1.505 into 10 to the power 23 atoms. So 1.505 into 10 power 23 atoms and 7.5 into 10 to the power 22 molecules. That C option is there. सबसे बढ़िया 7.5 into 10 to the power 22 molecules and 15 into 10 to the power 22 atoms. तो क्या किया गया? 2.8 लीटर गैस का वॉल्यूम एसटीपी पे दिया गया था। पहले उसको मोल में बदला गया, मोल से मॉलिक्यूल्स में बदला गया एवोगाड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई करके। एक बार जब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गया तो उस मॉलिक्यूल्स के नंबर से हम लोग नंबर ऑफ एटम्स से मल्टीप्लाई करके, सॉरी 2 से मल्टीप्लाई करके नंबर ऑफ एटम्स निकाल लिए। ठीक है, ध्यान रखना, बढ़िया ध्यान रखिए, छोटा छोटा क्वेश्चन चल रहा है, ध्यान रखिए। क्वेश्चन नंबर 33 लिखा है, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन एनालिसिस was found to contain an organic compound on analysis was found to contain 10.06% carbon, 0.8% hydrogen and 89.10% chlorine. What will be the empirical formula of the substance? आपको याद होगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और इंपेरिकल फॉर्मूला को कैसे हम लोग बनाते थे। तो इस बार सबसे जरूरी है पहले आपको एक चार्ट बना देना, उसके बाद फिर हम लोग कैलकुलेशन पे आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं एलिमेंट्स, हम वो चार्ट प्रिपेयर कर रहे हैं एलिमेंट्स, फिर उसका एटॉमिक वेट लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे परसेंटेज कंपोजिशन, कैसे परसेंटेज कंपोजिशन दिया वो लिखेंगे, फिर हम लोग लिखेंगे परसेंटेज बाय एटॉमिक वेट, याद आ रहा होगा। फिर एक नंबर आएगा, उस नंबर को हम लोग सिंपलेस्ट रेशियो में डिवाइड मतलब कन्वर्ट करेंगे। सिंपलेस्ट रेशियो आने के बाद उसको जरूरत पड़ेगा तो फिर होल नंबर रेशियो में बदलेंगे। ठीक है, फटाफट चार्ट बना लेते हैं, उसके बाद फिर इसी पे बेस्ट हम लोग को कैलकुलेशन करना है। जस्ट अ मिनट, फटाफट काम करने में नहीं दिक्कत। जस्ट अ मिनट, थोड़ा पेशेंस रखिए, चीजों को देखिए। 3 एलिमेंट है हम लोग के पास, तो 3 बॉक्स बना लेते हैं। जस्ट इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, अब ठीक है। चलो ये रफली तुम्हारे सामने रहा, अब इसी पे हम लोग को कैलकुलेशन दिखाना है। तो सबसे पहले आपके पास है 3 एलिमेंट, एक है आपके पास कार्बन, फिर उसके बाद है हाइड्रोजन और फिर है क्लोरीन Cl। एटॉमिक वेट आप जानते हैं, कार्बन का 12 हो गया, हाइड्रोजन का 1 हो गया और क्लोरीन का 35.5 हो गया। ठीक है, परसेंटेज कंपोजिशन दिया है कार्बन का 10.06 एक्चुअली, हाइड्रोजन है हम लोगों का 0.84 और ये क्लोरीन है हम लोगों का 89.10। उसके बाद फिर 10.06 में हम लोग एटॉमिक वेट 12 से डिवाइड किए, ये 10 है, 16 नहीं।
फिर यहाँ पे 0.84 में हम लोग इसके एटॉमिक वेट 1 से डिवाइड किए, और यहाँ पे 89.1 में हम लोग इसके एटॉमिक वेट 35.5 से डिवाइड किए। तो फर्स्ट वाला कितना आ रहा हम लोगों का 10.06 में डिवाइड करना है 12 से, दैट इज 0.838। 0.838 मतलब अप्रोक्सीमेटली 0.84, एंड दिस वन इज 89.1 में डिवाइड करना है 35.5 से, दिस इज अबाउट टू बी 2.5। ठीक है, अब इसके बाद याद करो सिंपलेस्ट रेशियो का टर्म क्या होता है, जो सबसे छोटा उसे सब में डिवाइड करते हैं। तो 0.84 ये वाला भी है, और इसमें 0.84 से डिवाइड करेंगे तो ये 1 आ जाएगा। ये वाला भी 0.84 है, और इसमें भी 0.84 से ही डिवाइड करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 1 ही आ जाएगा। और यहाँ 2.5 है, इसमें लगभग अगर हम लोग 8.4 से डिवाइड करते हैं, ओहो सॉरी 0.84, 8.4 नहीं 0.84, अगर हम लोग इसमें 0.84 से डिवाइड करते हैं तो ये 3 आ जाता है। तो होल नंबर रेशियो के लिए आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ये 1 आ गया, ये 1 आ गया, ये 3 आ गया। इन्हीं तीनों को देख के आप सिंपल उसका इंपीरिकल फॉर्मूला बोल सकते हैं C1H1Cl3, मतलब ये CHCl3 है, क्लोरोफॉर्म है ये CHCl3। ठीक है, CHCl3 इंपीरिकल फॉर्मूला बताना था, इंपीरिकल फॉर्मूला होगा CHCl3। ठीक है, ये हम लोग इस तरह का चार्ट बना के आपके क्लासेस में प्रैक्टिस कराया गया है, जस्ट उसको यूज करना है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 34, find empirical formula of the compound if m equals to 68%, atomic mass 34 है, and remaining 32% oxygen। सपोज मान लीजिए लेट कंपाउंड वेट इज 100 ग्राम। मान लीजिए हमारे कंपाउंड का वेट जो है वो 100 ग्राम है, सही। तो आपको बोला जा रहा है कि m इज 68%। इसका मतलब ये है कि मास अगर आप m का लेंगे तो वो 68 ग्राम है, एंड O इज 32%। तो ऑक्सीजन जो है उसका मास ऑक्सीजन का मास ये 32 ग्राम है, सही है। अब आप अगर गौर कीजिएगा, तो हमारे m का जो एटॉमिक मास दिया हुआ है वो 34 दिया हुआ है। m का एटॉमिक मास 34 दिया हुआ है। तो सिंस एटॉमिक मास ऑफ m, जो हमारा m है उसका एटॉमिक मास दिया हुआ है 34, एटॉमिक मास ऑफ m is 34, therefore 68 gram of m means 68 ग्राम ऑफ m का मतलब क्या है 2m, सही है, 2m होगा। अब आगे देखिए, सिंस एटॉमिक मास ऑक्सीजन का कितना होता है, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन क्या वो 16 ग्राम होता है, सही है। और यहां पे ऑक्सीजन का मास 32 ग्राम दिया है, 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, इसका मतलब 2 ऑक्सीजन। सो कुल मिला के अगर आप इसका वाकई में केमिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखेंगे,
अगर आप इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखिएगा ना तो M2O2 आएगा, M2O2 आएगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। एक एक मॉलिक्यूल के अंदर 2 M और 2 O है। लेकिन अगर आप इसका इंपीरिकल फॉर्मूला लिखेगा, अगर आप इसका इंपीरिकल फॉर्मूला लिखेंगे तो शॉर्टेस्ट रेशियो M&O आएगा। ये आएगा इसका इंपीरिकल फॉर्मूला। इंपीरिकल फॉर्मूला MO है और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला M2O2 है। ठीक है, तो इंपीरिकल फॉर्मूला आपसे पूछा गया था, दैट ए ऑप्शन इज देयर। empirical formula of the compound if M equals to 68% and remaining 32% ऑक्सीजन। मान लेते पूरे कंपाउंड का वजन 100 ग्राम है, तो M उसमें 68%, कहने का मतलब मास ऑफ M 68 ग्राम है, ऑक्सीजन 32%, मतलब मास ऑफ ऑक्सीजन 32 ग्राम है। एटॉमिक मास M का 34 दिया है, तो इसका मतलब 68 ग्राम का मतलब होगा 2 मोल M है। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है, तो 32 ग्राम मतलब 2 मोल ऑक्सीजन एटम है, O2 है। तो फॉर्मूला हो गया M2O2, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया M2O2। लेकिन आपसे इंपीरिकल फॉर्मूला ही पूछा है, MO। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 35 लिखा है, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड हैज एन इंपीरिकल फॉर्मूला ऑफ CH2O। इंपीरिकल फॉर्मूला है CH2O, इट्स वेपर डेंसिटी इज 45, द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अच्छा, अगर वेपर डेंसिटी 45 है तो क्या हम लोग ऐसा पढ़े हैं कि मोलर मास या 1 मोल का मास ट्वाइस इनटू वेपर डेंसिटी होता है? तो हमारा मोलर मास या 1 मोल का मास हो गया 2 इंटू 45, दैट इज 90 ग्राम। मोलर मास हो गया 2 इंटू वेपर डेंसिटी, 2 इंटू 45, दैट इज 90 ग्राम। 90 ग्राम। सही है, थोड़ा और आगे बढ़िए। अब हम लोग ऐसा पढ़े हैं कि देखिए इंपीरिकल फॉर्मूला आपके पास दिया हुआ है CH2O, तो क्या हम लोग ये निकालना सीखे हैं? इंपीरिकल फॉर्मूला मास, आप इंपीरिकल फॉर्मूला का मास निकालिए, तो कार्बन का 12 हो गया, हाइड्रोजन का 1 इंटू 2 हो गया, और ऑक्सीजन का 16 हो गया। क्या ये 30 आ रहा है इंपीरिकल फॉर्मूला मास? तो देखो हम लोग ऐसा सीखे थे कि देखिए एक एन टर्म निकलता है जो इंपीरिकल फॉर्मूला को मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में बदलने में काम आता है। इंपीरिकल फॉर्मूला को अगर आप एन जो इंटीजर होता है उससे जब मल्टीप्लाई करते हैं तब वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनता है। और एन कैसे निकलता है? एन निकलता है मोलर मास, 1 मोल का मास डिवाइडेड बाय इंपीरिकल फॉर्मूला मास करने से निकलता है। ये आप थ्योरी में पढ़े। तो मोलर मास यहाँ 90 है, ऊपर ट्वाइस ऑफ वेपर डेंसिटी, और यहाँ 30 है। तो क्या ये सॉल्व करके 3 आ रहा है? देयरफॉर फाइनली समझिए ऐसे कि अगर हम लोग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखना चाहें, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तो इसका कंसेप्ट आप पढ़े हैं इंपीरिकल फॉर्मूला मल्टीप्लाइड विथ एन। इंपीरिकल फॉर्मूला अपना क्या है? इंपीरिकल फॉर्मूला जैसे क्वेश्चन में मेंशन है CH2O है, और उसको हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हम लोग का हो जाएगा C3H6O3। दिस इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ये आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C3H6O3। जरा देखिए ऑप्शन C3H6O3, दैट डी ऑप्शन इज देयर। कंसेप्ट समझिए। सबसे पहले हम लोग वेपर डेंसिटी को 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, इससे हम लोगों को मोलर मास या 1 मोल का मास आ गया। फिर बिकॉज क्वेश्चन में इंपीरिकल फॉर्मूला CH2O दिया था, तो उस फॉर्मूला से हम लोग इंपीरिकल फॉर्मूला का मास निकाल लिए 30 ग्राम।
फिर हम लोगों को मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना, ये हम लोग का टारगेट है, क्वेश्चन में मेंशन है। तो सबसे पहले हम लोग मोलर मास में इंपीरिकल फॉर्मूला मास से डिवाइड किए, 3 आया, और फिर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जैसा होता है इंपीरिकल फॉर्मूला इनटू इंटीजर जो n निकाले हैं आप, मल्टीप्लाई किए, C3H6O3 आए। ठीक है, डाटा को ध्यान रखिए, कंसेप्ट को सीखिए, अगर कल क्वेश्चन आ जाए तो ये बनना चाहिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। लिखा है 0.083 0.0833 moles of carbohydrate of empirical formula CH2O contain 1 gram of hydrogen. Molecular formula of carbohydrate is, just a minute, थोड़ा समझिए। अगर हम लोग कार्बोहाइड्रेट का 0.0833 मोल्स लेते हैं तो उसमें 1 ग्राम हाइड्रोजन है। ठीक है, 1 ग्राम हाइड्रोजन है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इंपेरिकल फॉर्मूला CH2O 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 के कंसेप्ट से बी वाला तो हट गया, बी वाला तो नहीं होगा। CH2O के कंसेप्ट से बी वाला तो होगा नहीं। लेकिन ए, सी और डी थोड़ा सोचना होगा कि कैसे सेट करें इसको। ठीक, देखिए जरा, सिंस 0.0833 moles of carbohydrate have 1 ग्राम हाइड्रोजन। 1 ग्राम हाइड्रोजन का मतलब है 1 मोल हाइड्रोजन एटम, 1 मोल हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम का 1 मोल है। 1 ग्राम का मतलब यही, हाइड्रोजन का मोलर मास हाइड्रोजन लिखिएगा तो 1 ग्राम आएगा ना। तो 1 ग्राम का मतलब है 1 मोल, बस हाइड्रोजन मॉलिक्यूल नहीं, हाइड्रोजन एटम लिखना होगा। 1 मोल हाइड्रोजन एटम का वजन 1 ग्राम आएगा। तो जरा हम चेक करते हैं कि अगर हम लोग कार्बोहाइड्रेट का 1 मोल लेंगे तो उसमें हाइड्रोजन का कितना मोल आना चाहिए। अगर हम लोग 1 मोल ऑफ कार्बोहाइड्रेट लेंगे तो क्या उसमें 1/0.0833 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम आएगा? बिल्कुल आएगा, यूनिटरी मेथड दिखा रहा है। चलिए इसको डिवाइड करके देख लेते हैं। 1 में डिवाइड करना है 0.0833 से, एंड दिस वैल्यू इज अप्रोक्सीमेटली 12.004। आप 00 को छोड़ सकते हो, 004 आ रहा है, इसको तुम 12 मोल्स मान सकते हो। 12 मोल्स ऑफ H एटम, 12 मोल हाइड्रोजन एटम होना चाहिए, 12 मोल हाइड्रोजन एटम होना चाहिए। अब आ जाओ फॉर्मूला पर। देखो ए ऑप्शन जो है, हम यहाँ पे कुछ लिखेंगे, एकदम बड़ा कर देते ताकि आपको है ना एकदम वहीं पे फोकस रहे। ए ऑप्शन में दिखाता है कि 1 मोल में 10 मोल हाइड्रोजन है, 1 मोल में 10 मोल हाइड्रोजन एटम है। ठीक है, सी ऑप्शन दिखाता है कि 1 मोल में 22 मोल हाइड्रोजन एटम है। लेकिन डी ऑप्शन दिखाता है, डी ऑप्शन दिखाता है कि 1 मोल में 12 मोल हाइड्रोजन एटम है ना। फॉर्मूला में ही दिख रहा है ना। अगर हम पूरा 1 मॉलिक्यूल लेंगे तो उसमें 12 मोल हाइड्रोजन एटम है। तो तुम्हारे इस क्वेश्चन के हिसाब से डी ऑप्शन इज योर राइट ऑप्शन। यहां कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का
रेशियो भी इंपिरिकल फॉर्मूला के हिसाब से, इंपिरिकल फॉर्मूला है ना CH2O, तो C6H12O6 मतलब CH2O है, और साथ में एक एक मोल के अंदर 12 मोल हाइड्रोजन का एटम है, जो हमारे कैलकुलेशन में भी दिख रहा है। 12 मोल हाइड्रोजन एटम आना चाहिए एक मोल में, एक मोल में 12 मोल हाइड्रोजन एटम होना चाहिए। सो योर आंसर इज C6H12O6, दिस इज योर आंसर। आई होप सो समझ में आ रहा है। बेहतरीन क्वेश्चन सब है ये सब, एकदम जबरदस्त। दिमाग खुला रखिए, सोचिए सब कुछ कि हाँ हो क्या रहा है। अब तो एक्चुअली धीरे धीरे आप मोल कॉन्सेप्ट में अब इंटर कर रहे हैं, अब तो आप इंटर कर रहे हैं। मोल कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा चीज, सीखने के लिए अथाह चीज। ठीक है, जस्ट स्टार्ट, ध्यान से। चलो आगे बढ़ते हैं। 37 लिखा है, इन ए कंपाउंड carbon, hydrogen and nitrogen are present in the ratio, carbon, hydrogen and nitrogen are present in the ratio 9:1:3.5। रेशियो जो दिया गया है वो है 9:1:3.5 बाई वेट। अगर मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कंपाउंड 108 है, देन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताना है। देखिए एक्चुअली ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। आपको बोला गया कि वेट रेशियो कार्बन इज टू हाइड्रोजन इज टू नाइट्रोजन, या आपके पास 9:1:3.5 दिया हुआ है। सबसे पहले आपको यहां से है ना परसेंटेज निकाल लेना चाहिए। देयरफॉर परसेंटेज ऑफ कार्बन, कार्बन का परसेंटेज निकालने का तरीका है कि उसका रेशियो लेके नीचे जो तीनों का सम आएगा उससे डिवाइड कीजिए और मल्टीप्लाई कीजिए 100 से, ये कार्बन का परसेंटेज आएगा। इसी तरह से अगर आपको परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन निकालना है तो उसका रेशियो वाला पोर्शन ले लीजिए, नीचे तीनों के सम से डिवाइड कीजिए, इंटू 100 कीजिए, इंटू 100, यह आपको हाइड्रोजन का परसेंटेज बताएगा। और अगर आपको तीसरे का भी परसेंटेज चाहिए, ऑक्सीजन है ना, नहीं नाइट्रोजन, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन चाहिए तो नाइट्रोजन वाला पोर्शन रेशियो वाला ले लीजिए, नीचे तीनों के सम से डिवाइड कीजिए और मल्टीप्लाई कीजिए 100 से, ये तीनों का परसेंटेज आ जाएगा। हम आपको यहाँ पे कैलकुलेशन दिखा देते हैं। 9 डिवाइडेड बाई नीचे का सम आ रहा है कितना, 13.5 ना, इंटू 100, तो पहला आया हम लोग का 66.66%, 66.66% आया कार्बन। ठीक है, दूसरा आया हम लोगों के पास 1 डिवाइडेड बाई 13.5 इंटू 100, 7.4, 7.407 है, 7.4% लिख देते हैं। और तीसरा हम लोग के पास आया 3.5 डिवाइडेड बाई 13.5 इंटू 100 एंड दैट इज 25.9, 25.9 हम लोग 6 भी लिख सकते हैं, 26%, रफली ये वैल्यू आया। ठीक है, अब आपको एक बार परसेंटेज मिल जाएगा तो क्या हम लोग इंपीरिकल फॉर्मूला निकालेंगे। तो अब आपको यहां से फिर चार्ट बनाना पड़ेगा, जो हम लोग सीखे हम करते चलते हैं। पहले हम लोग एलिमेंट्स लिखेंगे, फिर उसका एटॉमिक वेट लिखेंगे, उसके बाद उसका परसेंटेज कंपोजिशन लिखेंगे, फिर परसेंटेज कंपोजिशन डिवाइडेड बाय एटॉमिक वेट करेंगे, फिर जो आएगा उसको हम लोग सिंपलेस्ट रेशियो में डिवाइड करें, मतलब कन्वर्ट करेंगे, और सिंपलेस्ट रेशियो से फिर आगे बढ़ के हम लोग होल नंबर रेशियो में बदलेंगे। चलिए थोड़ा चार्ट बना लीजिए।
समझते चलो भाई। एक में कार्बन लेना है, एक में हाइड्रोजन लेना है और सबसे नीचे नाइट्रोजन लेना है। ठीक है, चलो हो गया तैयारी। तो पहला में कार्बन है, दूसरा में हाइड्रोजन है, तीसरा में नाइट्रोजन है। कार्बन का एटॉमिक वेट, हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट, नाइट्रोजन का एटॉमिक वेट। कार्बन का परसेंटेज 66.66%, हाइड्रोजन का 7.4, और यहाँ रहा हम लोग का 25 या 26%। अब यहाँ पे देखिए 66.6 में हम लोग 12 से डिवाइड करेंगे, यहाँ 7.4 में हम लोग 1 से डिवाइड करेंगे, यहाँ 26 में हम लोग लगभग 14 से डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहला है हम लोग के पास 66.6 में हम लोग लगभग 12 से डिवाइड कर रहे हैं, तो 5.55 आ रहा है। दिस इज अबाउट टू बी 5.55, दिस इज 7.4 and this is 26 divided by 14, 1.85, 1.85। थोड़ा सा टिपिकल कैलकुलेशन है, जो सबसे छोटा है उससे सब में डिवाइड करना है, और सबसे छोटा हमको 1.85 दिखाई दे रहा है, तो 5.55 में 1.85 से डिवाइड करेंगे, इट इज अप्रोक्सीमेटली 3। 7.4 में 1.85 से डिवाइड करेंगे, इट इज अप्रोक्सीमेटली 4, एंड 1.85 में 1.85 से ही डिवाइड करेंगे, दिस इज 1। करेक्ट है? तो मेरे पास होल नंबर रेशियो में भी ये 3, 4 और 1 आया। तो यहां तक हम लोगों के पास जो इंपीरिकल फॉर्मूला आ रहा, अच्छा यहाँ जगह ही खत्म है, चलो यहां लिख देते हैं। जो हम लोगों का इंपीरिकल फॉर्मूला आएगा, अभी इंपीरिकल फॉर्मूला आ रहा है, वो हम लोगों का C3H4N होगा। ये इंपीरिकल फॉर्मूला है, C3H4N, ये इंपीरिकल फॉर्मूला है। अब आइए क्वेश्चन में क्या दिया है, क्या निकालना है, थोड़ा कैलकुलेशन हमको एडजस्ट ऊपर करना होगा, देखते हैं। C3H4N, हाँ, क्वेश्चन में बोला था कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तक कैलकुलेट कीजिए। चलिए अब यहीं पे कैलकुलेशन देखिए दूसरे हाफ का। इंपीरिकल फॉर्मूला को मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में बदलने के लिए हम लोग एक n का वैल्यू निकालते हैं, और उसका कंसेप्ट होता है कि जो भी उसका मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास दिया है, ठीक है, उतना डिवाइडेड बाय इंपीरिकल फॉर्मूला का मास। देखो भाई, ये मॉलिक्यूलर मास जो है वो क्वेश्चन में 108 मेंशन है, और इंपीरिकल फॉर्मूला का मास मतलब, इंपीरिकल फॉर्मूला का मास मतलब C3H4N का मास निकालना। तो कार्बन का 12 गुने 3 लेंगे, हाइड्रोजन का 1 इंटू 4 लेंगे, और नाइट्रोजन का 14 जोड़ेंगे। तो ये कितना आ रहा है, ये कितना आ रहा है, देखो 12 36, ये 54 आ रहा है, ये टोटल है ना 54 आ रहा है। तो यहाँ पे 54 से डिवाइड करो, क्या ये कट के 2 आ रहा है? इसका मतलब जो इंटीजर जिससे हम मल्टीप्लाई करने वाला है 2 है, देयरफॉर फाइनली मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये होता क्या है, जो भी हमारा इंपीरिकल फॉर्मूला है जस्ट मल्टीप्लाइड विथ n। तो इंपीरिकल फॉर्मूला आपका आ गया C3H4N, और आपके n का वैल्यू आ गया है 2, मल्टीप्लाई कीजिए 2 से, देन योर आंसर इज C6H8N2, 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 that C option is there, C6H8N2, ये आपका C ऑप्शन हुआ। तो पूरे कंसेप्ट को सीखने का कोशिश करें, इस क्वेश्चन में जो दिया गया है उसको पहचानने का कोशिश करें। इस क्वेश्चन में क्या दिया गया था, इस क्वेश्चन में दिया गया था कि भाई देखिए आपको रेशियो हम देंगे 9:1:3.5, हम आपको रेशियो देंगे तीनों कंपाउंड का जो उसके अंदर एग्जिस्ट कर रहा है, रेशियो देंगे तीनों कंपाउंड, तीनों एलिमेंट का जो उस कंपाउंड में एग्जिस्ट कर रहा है। तो मेरा पहला काम था कि उस रेशियो से हम परसेंटेज को कैलकुलेट करें। 9:1:3.5 है, उस रेशियो से परसेंटेज को निकालें। एक बार परसेंटेज आ गया,
उसके बाद आपके सामने सब कुछ धीरे धीरे चला। परसेंटेज आ जाने से है ना दिमाग खुलने, तो ये चार्ट तो आप बार बार पढ़ रहे हैं। इंपेरिकल फॉर्मूला निकल गया, इंपेरिकल फॉर्मूला से फिर मॉलिक्यूलर मास को यूज करके एन निकालें, एन को इंपेरिकल फॉर्मूला से मल्टीप्लाई किए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ गया। तो ये चीज ऐसे चलता है, ठीक है। चलिए बढ़िया, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 लिखा है द इक्विवेलेंट वेट ऑफ एन एलिमेंट इज 4। कोई एक एलिमेंट है, उसका इक्विवेलेंट वेट 4 है। इट्स क्लोराइड हैज अ वेपर डेंसिटी ऑफ 59.25। इट्स क्लोराइड has a vapor density of 59.25, then the valency of the element is, हमारे उस एलिमेंट का वैलेंसी आपको बताना है। एक मिनट जस्ट, मान लेते हैं लेट एलिमेंट हैव वैलेंसी x। अगर एलिमेंट का वैलेंसी x है, अगर एलिमेंट का वैलेंसी x है, एक मिनट सोचने दो, वेपर डेंसिटी दिया हुआ है, नाउ मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ वेपर डेंसिटी, मतलब 2 टाइम्स ऑफ 59.25। ये मॉलिक्यूलर मास तो हमारे पास आ गया 2 इंटू 59.25, 118.5, 118.5, ठीक है, 118.5। आगे देखो, सो फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड, कंपाउंड का फॉर्मूला क्या लिखोगे, थोड़ा समझते जाना। देखो हम मेटल मान रहे हैं जिसका वैलेंसी x है, और क्लोराइड है जिसपे पावर -1 होता है, क्लोराइड हमेशा -1 बनाता है, तो क्या इसका फॉर्मूला MClX आ जाएगा, MClX आ जाएगा। अब जब आप थोड़ा समझ के, हाँ, अब जब आप मॉलिक्यूलर मास ऑफ MClX लिखेंगे, जो एक्चुअली 118.5 आ चुका है ऊपर, तो इसमें दो चीज का सम करना पड़ेगा। देयरफॉर आपको क्या करना पड़ेगा ना, कि आपको मोलर मास X का लेना होगा, सॉरी मोलर मास M का लेना पड़ेगा, प्लस X टाइम्स ऑफ मोलर मास क्लोरीन का लेना पड़ेगा, दोनों को जोड़ना पड़ेगा, तब आपका 118.5 आना चाहिए, ठीक है, तब आपका 118.5 आना चाहिए। अच्छा, मोलर मास M का आप कैसे लिखेंगे, M का मोलर मास आप कैसे लिखेंगे, सोचिए तो, आप M का मोलर मास कैसे लिखेंगे। अगर M का वैलेंसी, जैसे क्वेश्चन में मेंशन है ना कि M का वैलेंसी हम लोगों का X है और उसका इक्विवेलेंट वेट 4 है, आपको याद है मोलर मास इज इक्वल्स टू होता है इक्विवेलेंट वेट इनटू एक्स फैक्टर, एक्स फैक्टर का मतलब वैलेंसी, मोलर मास का मतलब क्या होता है इक्विवेलेंट वेट इनटू एक्स फैक्टर, एक्स फैक्टर मतलब वैलेंसी। तो जहां मोलर मास M का लिखना है वहां 4x लिखा जाएगा, और यहाँ X क्लोरीन का मोलर मास 35.5 होता है, and that will be equals to 118.5, 118.5. So it is 4x plus 35.5x
is equals to 118.5. So it is 39.5x is equals to 118.5. तो आप यहां से लिख सकते हो कि that x will be equals to 118.5 divided by 39.5 divided by 39.5 and your answer is 3. So x will be equals to 3. Very good question. ध्यान से देखिए, सब कुछ समझिए. इक्विवेलेंट वेट है एलिमेंट का 4. इक्विवेलेंट वेट है 4. उसका क्लोराइड का वेपर डेंसिटी है 59.25. आपको वैलेंसी बताना है एलिमेंट का. हम लोग माने कि हमारे एलिमेंट का वैलेंसी है x, फिर वहां से हम लोग निकाले मोलर मास ट्वाइस ऑफ वेपर डेंसिटी 118.5. कंपाउंड का फॉर्मूला क्या लिखेंगे? अगर मेरे मेटल का वैलेंसी है x तो m पे पावर प्लस x, क्लोराइड है तो Cl पे पावर -1. तो कंपाउंड का फॉर्मूला हो गया MClX. मोलर मास है 118.5. MClX का मोलर मास 118.5 कब आएगा? जब हम मोलर मास m का लेंगे और इसमें जो क्लोरीन एटम का मोलर मास है उसको x नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे. अब मोलर मास m का क्या लेंगे? मोलर मास m का क्या लेंगे? तो याद रखना उसका इक्विवेलेंट वेट 4 दिया हुआ है क्वेश्चन में, और हम लोग उसका वैलेंसी जो है वो x मान के चल रहे हैं. तो मोलर मास ऑफ m जो है वो इक्विवेलेंट वेट इनटू x फैक्टर होता है, या यूं कहो वैलेंसी होता है. 4x लिखें, कैलकुलेशन किए, x का वैल्यू 3 आया. ठीक है, तो 3 कहीं ना कहीं ऑप्शन में होगा ही. सॉरी, दैट बी ऑप्शन इज देयर. बी ऑप्शन होगा. ठीक है, ध्यान रखो बस. बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट चल रहा है, ध्यान रखो बस. एक एक चीज को समझते जाओ. कहीं भी डाउट हो जरूर रुक के देखो, रिवाइज करो, कुछ भी करो, बस आना चाहिए. बात समझा? बिना समझे आगे मत बढ़ना. ठीक है, सब अगला क्वेश्चन पिछले वाले का सुपीरियर ही है. लिखा है गैस इज फाउंड टू हैव अ फॉर्मूला ऑफ COX, इट्स वेपर डेंसिटी 70, द वैल्यू ऑफ x. आसान सा है. इसका वेपर डेंसिटी अगर 70 है तो इसका मोलर मास ट्वाइस ऑफ वेपर डेंसिटी है, मतलब 2 टाइम्स ऑफ 70, बोलो तो 140 है. अब अगर मेरे पास मॉलिक्यूल का फॉर्मूला COX लिखा हुआ है तो इसका कार्बन हम 12 लेंगे, ऑक्सीजन 16 लेंगे और इसको x से मल्टीप्लाई कर देंगे. दैट शुड बी इक्वल्स टू 140, मोलर मास के बराबर होगा. ठीक है, फॉर्मूला दिया है ना COX, मतलब कार्बन भी x है, ऑक्सीजन भी x है, आपको वही x निकालना है. तो ये हो गया 28, x इज इक्वल्स टू 140. तो x का वैल्यू होगा 140 बाई 28 एंड इट इज 5. तो x का वैल्यू है 5. दैट्स सी ऑप्शन इज देयर. ठीक है, आसान सा क्वेश्चन, सी ऑप्शन देयर. समझे? चलिए बढ़िया, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, आगे बढ़ते रहिए. क्वेश्चन नंबर 40. क्वेश्चन नंबर 40 लिखा है कुछ इस तरह से कि स्टोइचोमेट्रिक रेशियो ऑफ सोडियम डाइहाइड्रोजन ऑर्थोफॉस्फेट, सोडियम डाइहाइड्रोजन ऑर्थोफॉस्फेट एंड सोडियम हाइड्रोजन ऑर्थोफॉस्फेट, दोनों का फॉर्मूला सबसे पहले देखो. पहला है सोडियम डाइहाइड्रोजन ऑर्थोफॉस्फेट, और दूसरा है सोडियम हाइड्रोजन ऑर्थोफॉस्फेट. सोडियम हाइड्रोजन ऑर्थोफॉस्फेट, एक मिनट जस्ट. सोडियम हाइड्रोजन
ऑर्थोफॉस्फेट। जब सोडियम डाइहाइड्रोजन ऑर्थोफॉस्फेट आप बोलते हैं ना, तो NaH2PO4 होता है। और जब सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट बोलते हैं तो Na2HPO4 होता है। ये दोनों का फॉर्मूला है। फिर इन दोनों को मिलाया गया है किसी प्रोपोर्शन में, इन दोनों को किसी प्रोपोर्शन में मिलाया गया है, और इन दोनों को मिला के, इन दोनों को मिला के जो मेरा रिजल्टेंट कंपाउंड बन रहा है वो है Na5P3O11। ये बन रहा है, ये रिजल्टेंट बन रहा है। आपको बताना ये दोनों किस रेशियो में मिलाया जाए, ये नीचे वाला कंपाउंड बन जाए। ठीक है, किस प्रोपोर्शन में मिलाया जाए कि ये नीचे वाला कंपाउंड बन जाए। इसको हम लोग प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन से थोड़ा फॉलो करते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन, इसको हम लोग पोक थ्योरी भी कहते हैं, POAC, पोक थ्योरी। इस पोक थ्योरी का कंसेप्ट ये कहता है कि हम लोग ये मान के चलेंगे कि हमारे कंबाइनिंग एलिमेंट्स, कंबाइनिंग कंपाउंड्स का जो एटम है वो कंपाउंड में पूरी तरह से कन्वर्ट हो गया है। मतलब सोडियम डाइहाइड्रोजन ऑर्थोफॉस्फेट और सोडियम हाइड्रोजन ऑर्थोफॉस्फेट का जितना सोडियम है वो सारा सोडियम नीचे वाले कंपाउंड के अंदर आ गया है। जितना फास्फोरस है वो सारा फास्फोरस नीचे वाले कंपाउंड के अंदर आ गया है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इन सबको बेसिकली इसमें नहीं लिया जाता, क्योंकि हो सकता है वाटर के फॉर्म में या किसी और फॉर्म में वो सब लॉस कर जाए। लेकिन जो मोटा मोटा एटम है, उनके एटम को आप, उनके नंबर को आप कंजर्व मान सकते हैं। जैसे सोडियम का कंजर्वेशन प्रिंसिपल लगाइए और फास्फोरस का कंजर्वेशन प्रिंसिपल लगाइए। मतलब कंजर्वेशन प्रिंसिपल का मतलब होगा कि देखिए एटम डिस्ट्रॉय और क्रिएट तो होगा नहीं। कंटेनर में जितना सोडियम आप रिएक्टेंट में डालेंगे, अगर सारा रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनाया तो सारा सोडियम भी प्रोडक्ट में आ जाएगा। कंटेनर में जितना फास्फोरस आप रिएक्टेंट के फॉर्म में डालेंगे, अगर सारा रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनाया तो सारा फास्फोरस भी प्रोडक्ट के फॉर्म में आ जाएगा। ये कंसेप्ट बहुत सिंपल है। तो आप यहां प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन का कंसेप्ट सोडियम और फास्फोरस के लिए लगा के दोनों दिए गए एलिमेंट, दोनों दिए गए कंपाउंड का प्रोपोर्शन निकालने जा रहे हैं। जैसा क्वेश्चन बोला, एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिए। स्टोइचियोमेट्रिक रेशियो ऑफ सोडियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट एंड सोडियम हाइड्रोजन ऑर्थोफॉस्फेट रिक्वायर्ड टू सिंथेसाइज दिस। रेशियो निकालना है उनके। मान लेते हैं ये X मोल था और ये Y मोल था। अब जो लिखेंगे उसको समझना। X मोल्स ऑफ NaH2PO4 का मतलब है X मोल्स ऑफ Na, और इसका मतलब है X मोल्स ऑफ फास्फोरस। समझते जाइएगा। देखिए एक ही सोडियम है, एक फास्फोरस है, तो अगर X मोल पूरे कंपाउंड का लीजिएगा, इसका पूरे कंपाउंड का अगर X मोल लीजिएगा तो सोडियम भी X मोल होगा और फास्फोरस भी X मोल होगा। अब आ जाओ, हम लोगों के पास Y मोल्स ऑफ Na2HPO4 है। अगर हम इसका Y मोल्स लेते हैं, इस पूरे कंपाउंड का अगर हम Y मोल्स लेते हैं तो हमको सोडियम कितना मिलेगा? 2Y। 2Y मोल्स ऑफ सोडियम Na
अच्छा यहाँ ए स्मॉल होना चाहिए, एवोगाड्रो नंबर थोड़ी ना लिख रहे हैं, Na और y मोल्स ऑफ फॉस्फोरस, फॉस्फोरस का y मोल और सोडियम का 2y मोल, फॉस्फोरस का y मोल और सोडियम का 2y मोल। अब आप ध्यान से देखिए, ये जो पूरा का पूरा सोडियम आपके सामने आया है, ये वाला हिस्सा, ये कंपाउंड में है अगर तो 5 मोल के फॉर्म में, 5 मोल। और ये जो फास्फोरस का टोटल नंबर ऑफ मोल्स आया है, ये जो फास्फोरस का टोटल नंबर ऑफ मोल्स आया है, ये याद रखना 3 मोल के फॉर्म में, P3 है। तो आपको 2 को मैथमेटिकल इक्वेशन मिल गया। आपको एक मिला कि x प्लस 2y ये 5 होगा, और आपको दूसरा मिला कि x प्लस y ये 3 होगा। सही है? तो भाई सॉल्व करो अब। ये इक्वेशन 1 रहा अपना, ये इक्वेशन 2 रहा। तो देखिए, जहां x है, क्या हम वहां 3 माइनस y लिख सकते हैं और प्लस 2y इज इक्वल टू 5? तो हमारे पास आया 3 प्लस y इज इक्वल टू 5 या y इज इक्वल टू 2, तो y का वैल्यू 2 है। अब देखो, x प्लस 2y इज इक्वल टू 5, तो x का वैल्यू 1 है। तो हमारे पास इनका जो रेशियो आ रहा है दैट इज 1:2 आ रहा है, x इज टू y 1:2। अच्छा, किसका रेशियो पूछा है, ये भी तो इंपॉर्टेंट है ना, कौन पहले कौन बाद में लिखना है। इन सब पे भी आंसर उल्टा हो जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा, किसको पहले लिखना है किसको बाद में लिखना है, ये भी समझना पड़ेगा। अच्छा अच्छा, हम लोगों को सोडियम हाइड्रोजन ऑर्थोफॉस्फेट को पहले लिखना है, सोडियम हाइड्रोजन ऑर्थोफॉस्फेट को पहले लिखना है और सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट को बाद में लिखना है। ठीक है? नहीं, हम लोग को लिखना है स्टोइचोमेट्रिक रेशियो सोडियम डाई हाइड्रोजन ऑर्थोफॉस्फेट। सोडियम एक्स को पहले लिखना है, एक्स को पहले, और वाई को बाद में लिखना है, मतलब एक्स इज टू वाई लिखना है, एक्स इज टू वाई। अब एक्स इज टू वाई तो हम लोगों का कितना आया था जी, एक्स इज टू वाई कितना आया था, 1:2 आया था। एक्स इज टू वाई कितना आया था, 1:2 आया था। 1:2 तो कहीं है ही नहीं, जरा दिमाग लगाओ, आंसर लिखते हैं। एक्स इज टू वाई इज इक्वल्स टू 1:2 आया। लेकिन आप गौर कीजिए, क्या ये ए वाला ऑप्शन 1:2 है? देखो 1:2 है, ये 1.5 है। इसी को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, 1.5:3, ये भी तो कट के 1:2 आएगा। ठीक है, तो ए ऑप्शन इज देयर। क्या बोलते हैं इस न्यूमेरिकल के बारे में? ध्यान से, धीरे धीरे प्रैक्टिस करके ये सब आता है। आप ये सोचिएगा कि आज पढ़ें और ऐसा सब क्वेश्चन बना देंगे, ऐसा नहीं होता है। लेकिन किसी ना किसी दिन तो इस तरह का क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करना है ना, स्टार्ट करना है। आज ही सब बन जाएगा ऐसा थोड़ी ना है। आज आप स्टार्ट कीजिएगा, आज आप 2 कदम चलिएगा, आज आप एक्स सोचिएगा तो वाई नहीं सोच पाइएगा, जेड नहीं सोच पाइएगा, इक्वेशन नहीं बना पाइएगा। लेकिन जब आप लगातार ऐसे क्वेश्चंस पे लगे रहिएगा, आज कुछ सीखें, कल कुछ और सीखेंगे, परसों कुछ और सीखेंगे, फिर धीरे धीरे देखिए, ये सोचना कि आप मूल कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं और आप सारा मूल कॉन्सेप्ट का न्यूमेरिकल बना दीजिएगा, ये बहुत बड़ा बेवकूफी है। आज आप मूल कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, मतलब आप कुछ क्वेश्चन अब बनाना स्टार्ट कर रहे हैं। सब नहीं बनेगा, सब तो किसी से नहीं बनेगा, हमसे भी नहीं बनेगा, सब किसी से नहीं बनता है। ठीक है? देखे नहीं आप पीछे, कहीं कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए, कहीं कुछ फॉर्मूला नहीं आए, नहीं आएगा आंसर। तो सब तो किसी से नहीं बनता है, चाहे हम हो, आप हो, XYZ कोई भी हो। महान पंडित लोग भी है ना, सब क्वेश्चन नहीं बना पाएगा, कारण सबका अपना अपना फील्ड है।
आप वैसा मत सोचिए कि आपसे